हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम जो रिमेनिंग पार्ट था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था और माइकलिस मेंटन इक्वेशन लास्ट सेशन में स्टडी किया था। अभी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के हैं, तो डेफिनेटली उन पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू अ मैक्सिमम एंड देन डिक्लाइन। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ती जाती है, पर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसके बाद ये डिक्लाइन होती है। जैसे ये हमने बढ़ाया, तो जब तक हम डिग्री सेल्सियस में अगर प्लॉट करें तो 10 डिग्री के आसपास ये बढ़ना शुरू हुई, 20 में बढ़ी, 30 में बढ़ी और लगभग 37 तक आकर ये मैक्सिमम हुई। उसके बाद भी अगर हम बढ़ाते हैं तो 40 के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है और 80 के बाद आकर ये रिएक्शन लगभग बंद हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो टेम्परेचर है जिस पर हमें मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की मिलती है, वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी एंजाइम मैक्सिमम वर्क करे, मैक्सिमम एक्टिविटी दर्शाए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे रिलेटेड एक टर्म आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन एंजाइम वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है उसे Q10 या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ये एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में कई बार पूछा जाता है। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली एंजाइम और सबस्ट्रेट की, टकराएंगे, कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे एंड रिएक्शन जो है वो फास्टर तरीके से प्रोसीड होगी और हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी हुई मिलेगी, पर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसीलिए हमें ये बेल शेप का ग्राफ जो है इसमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज़ डीनेचुरेशन, एक टर्म आती है व्हेन एंजाइम एक्सपोज टू 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री से के ऊपर हम इनको एक्सपोज करते हैं तब उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डीजेनरेट हो जाती है और इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। अगर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका ख़राब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। फिर हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। डेफिनेटली पीएच का बहुत असर पड़ता है और पीएच और एंजाइम वेलोसिटी पर अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक बेल शेप कर्व मिलता है और डेफिनेटली एक ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दर्शाता है। पर ये एंजाइम की पर्टिकुलर अपने नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका ऑप्टिमम पीएच क्या होगा। ऑप्टिमम पीएच जिस पर हाईएस्ट एक्टिविटी है वह ऑप्टिमम पीएच है। जैसे पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो 1 और 2 है। अगर उसे 1 और 2 के बीच का पीएच मिलता है तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम के लिए ये पीएच जो है 4 to 5 है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए ये ऑप्टिमम पीएच 10 to 11 है। इस तरीके से हर एंजाइम का अपना अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेटली जब एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन करता है तो वो पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन शुरू हो रही है एंजाइम सबस्ट्रेट से और प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे एंजाइम फ्री हो रहा है। जब ये रिएक्शन चलती जाएगी तो प्रोडक्ट वहाँ पर उस जगह पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। तो जब ज़्यादा प्रोडक्ट इकट्ठे होते जाएंगे तो इस रिएक्शन को वो हैम्पर करेंगे, रोकेंगे और होने के लिए कम चांसेस देंगे। इस टाइप का जो मैकेनिज़्म है वो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन में भी स्टडी किया जाता है। मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन
कम होगी। ये इन्वर्स रेशो में काम करती है। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले कुछ मेटालिक आयंस की ज़रूरत कई बार उन्हें होती है, जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम आदि। ये जो है एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम एंड मेटल एंजाइम, इनके नाम से हम पढ़ते हैं। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम में मेटल के द्वारा एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, पर मेटल उनका इंटीग्रल पार्ट या ज़रूरी हिस्सा नहीं होता। जैसे एटीपेज एंजाइम है, इसमें मैग्नीशियम आयन होगा तभी वो काम कर पाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीशियम आयन उससे जुड़ा हुआ है, अटैच नहीं है। मैग्नीशियम आयन की वहाँ पर ज़रूरत होती है, या कैल्शियम आयन सी। नेक्स्ट मेटेलो एंजाइम का ये है कि मोटेलो एंजाइम में जो है मेटल्स उनका इंटीग्रल पार्ट होते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं एंजाइम से। जैसे फिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर आयन और पायरुवेट ऑक्सीडेज एंजाइम में मैंगनीज आयन उनका इंटीग्रल पार्ट या टाइटली बाइंड होते हैं, तभी वो काम करने में सक्षम होते हैं। अगर इन्हें एक्टिवेटर्स ना मिले तो एंजाइमेटिक प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाती और एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं करते। अब है इफेक्ट ऑफ टाइम। डेफिनेटली मान लीजिए प्रॉपर आइडियल कंडीशन सब मिल रही है, पीएच है, टेम्परेचर, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ आइडियल कंडीशन में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो टाइम जो है रिएक्शन के लिए कम लगेगा। पर अगर इनमें से कोई भी एक डिसबैलेंस है, एक्टिवेटर नहीं है एंजाइम का या मेटेलो एंजाइम का मेटल्स नहीं प्रॉपर है, तो ये जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, या ज़्यादा टाइम तक हमने रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट को जॉइन करके रखा तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगी। इफ़ेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। डेफिनेटली एंजाइम को अगर हम यूवी लाइट, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्सरे के लिए पर एक्सपोज करें तो वो एंजाइम को इनएक्टिवेट डेफिनेटली कर सकती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स के फॉर्मेशन के कारण यूवी लाइट डीनेचर करती है, कई बार प्रोटीन्स को थायमिन डाइमर फॉर्म कर देती है, और रेडिएशंस भी उनको इफ़ेक्ट करती हैं। इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जो कि concentration of substrate, concentration of enzymes, temperature, pH, activators, metals and many more जो हमने स्टडी किए। होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ गो थ्रू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।